हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा बेस्ट टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग एन एग्रीमेंट। कैसे आप लोगों को एक लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है। आप एक लॉयर हो, लॉ स्टूडेंट हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स, लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट जब एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं ना, तो उस समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो मिस कर देते हैं, जिनकी वजह से आगे जाके पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देख के जाना कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस एंड टिप्स है एक लीगल एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले एग्रीमेंट के अंदर आएगा पार्टीज के नेम। जो भी पार्टीज है ना एग्रीमेंट के अंदर, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5, जितनी भी है, सारे पार्टीज का नेम विथ देयर एड्रेस ये आना जरूरी होता है। फिर आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का स्कोप क्या है, क्या ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है, को फाउंडर एग्रीमेंट है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये आना जरूरी सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट के अंदर, शुरुआत के अंदर। ये काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। देखिए, आप वेंडर एग्रीमेंट बना रहे हो, सर्विस एग्रीमेंट बना रहे हो, कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हो ना, पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पैसा। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में या दुनिया में जब जब लड़ाई हुई ना, तब पैसों को लेकर ही हुई है। एग्रीमेंट्स ही मेनली पैसों को लेकर टूटते हैं। इसलिए पेमेंट्स के टर्म्स को अच्छे से लिखवाओ कि अगर वेंडर एग्रीमेंट है तो कब कब पेमेंट आएगा, कब कब पेमेंट जाएगा, सारी कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है टैक्सेस का पॉइंट। क्या होता है, जब हम एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ, तो टैक्सेस के पॉइंट को क्लियर नहीं रखते। एंड में जब जीएसटी पे करने की बात आती है तो कहते हैं 18% जीएसटी मैं क्यों पे करूँ, सामने वाला कहता है मैं क्यों पे करूँ। एग्रीमेंट को रेफर करते हैं, उसमें मेंशन ही नहीं होता कि टैक्सेस का पॉइंट भी लिखा हुआ था। टैक्सेस भी बहुत तरह के होते हैं, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, हजारों तरह के टैक्सेस होते हैं। तो टैक्सेस को मेंशन करना एग्रीमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये पॉइंट भी काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स मिस कर देते हैं शुरुआत में एग्रीमेंट के अंदर। फिर फिफ्थ पॉइंट, ऑब्लिगेशंस। अब ये क्या है, देखिए, जब एग्रीमेंट होता है ना, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है मिनिमम, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो डेफिनेटली हर एग्रीमेंट के अंदर ऑब्लिगेशंस रहते हैं एक दूसरे से, जो पार्टीज होती है। अब ऑब्लिगेशन को अच्छे से लिखना बहुत जरूरी होता है कि ड्यूटीज क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है। क्यों, उस शुरुआत में अगर ऑब्लिगेशन नहीं लिखे गए ना, तो लेटर ऑन डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड वाइफ तो एग्रीमेंट कर नहीं सकते शादी से पहले, बट होता क्या है, दोनों एक दूसरे से कुछ वादा करते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ। शादी से पहले ना हस्बैंड बहुत मीठी मीठी बातें करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है कि मैं ये भी करूँगा, चांद भी तारे तोड़ के ले आऊँगा, फूल तो ला के दूंगा, बहुत सारी बातें करता है, बट वो रिटर्न में नहीं होती है। शादी होने के बाद 1 साल बाद हस्बैंड अपने ऑब्लिगेशंस भूल जाता है। एंड ऑफ द डे दोनों में डिस्प्यूट हो जाते हैं कि यार मैंने शादी से पहले कहा था तुम ये करके दोगे, तुमने ये करके नहीं दिया, ना मुझे ट्रैवल पे लेके गए, ना मुझे ये दिलाया, ना मुझे वो दिलाया। हस्बैंड वाइफ को बोलता तुमने कहा था इतनी सारी चीज़ें करूँगी, तुमने वो भी नहीं करी। तो ऑब्लिगेशंस को लेकर झगड़े हो जाते हैं। अब जब बिजनेस एग्रीमेंट कर रहे हो ना, तो ऑब्लिगेशंस लिखो। टैक्सेस की जिम्मेदारी किसकी है, पेमेंट कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है। या फिर अगर किसी से वेबसाइट बना रहे हो वेंडर से, तो उसमें ऑब्लिगेशन डलाओ कि वेबसाइट बनाने के बाद बग आ गया तो कितने टाइम में वेबसाइट डेवलपर उस बग को ठीक करके देगा। ये सारे क्लॉजेस मेंशन होने चाहिए ऑब्लिगेशन के अंदर, नहीं होंगे तो डिस्प्यूट होगा। इसलिए ऑब्लिगेशन के पॉइंट को हमेशा क्लियर रखना हर एग्रीमेंट के अंदर, चाहे वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो, को फाउंडर एग्रीमेंट हो, शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो। हर एग्रीमेंट के अंदर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है कि आप कभी भी एग्रीमेंट करो ना, उसकी समरी बनाओ। देखो, लंबे एग्रीमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं है। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं कि सर 50 पन्ने का एग्रीमेंट बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। लंबा एग्रीमेंट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्लियर एग्रीमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। वापस सुनो, लॉन्ग एग्रीमेंट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्लियर एग्रीमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर लाइन्स ढंग से नहीं लिखी हुई, क्लियर नहीं है, तो वो एग्रीमेंट का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली एग्रीमेंट से हमें सामने वाले को दबाना नहीं है, उसके साथ चलना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये हमारी टर्म्स है और ये हमारी कंडीशन है। देखो, एग्रीमेंट का मकसद है डिस्प्यूट्स को कम करना है, या फिर डिस्प्यूट्स हो ही ना पाए। क्योंकि देखिए, अगर एग्रीमेंट्स करने के बाद जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ना, तो उस एग्रीमेंट का मतलब क्या रह गया। एग्रीमेंट करा इसलिए जाता है कि जब डिस्प्यूट हो तो उस एग्रीमेंट को रेफर कर लिया जाए डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अगर हम 100 पन्ने का एग्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाले से फटाफट साइन करा लें, और एंड ऑफ द डे उस एग्रीमेंट का कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए एक समरी बनाओ, भले वो 1 पन्ने की हो। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन समरी के अंदर पहले लिखो, सामने वाली पार्टी से साइन कराओ, फिर एक मेन एग्रीमेंट साइन कराओ, जिससे पार्टी को क्लियर रहे कि एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लॉयर्स बहुत लेंदी एग्रीमेंट बना देते हैं एंड पार्टीज उसको पढ़ती नहीं, अवॉइड कर देती है या पढ़ना नहीं चाहती है। उसके चक्कर में जब बाद में कोई डिस्प्यूट होता है, वो कहते हैं ये पॉइंट तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वहाँ पे और ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ जाता है। इसलिए एक समरी रिपोर्ट भी बना लो, सबसे बेस्ट काम रहता है। और ड्राफ्टिंग में काफ़ी मदद होती है। क्यों,
जब हम 30 पन्ने का 40 पन्ने का एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तब हम बहुत सारे पॉइंट्स को मिस कर देते हैं। समरी से क्या है, उन पॉइंट्स को हम रेफर कर सकते हैं उस समय मेन एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग का टाइम। अब डिस्प्यूट और पेनल्टी क्लॉज को अच्छे से लिखवाओ। क्या होता है, कहीं भी डिस्प्यूट हो गया बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर, तो एक रेमेडी उसके अंदर रखो कि अल्टीमेटली क्या हमें पहले कोर्ट को अप्रोच करना है या फिर आर्बिट्रेटर के पास जाना है या कैसे इसको रिजॉल्व करना है। पेनल्टी के अमाउंट को पहले लिखवा दो। कई बार एग्रीमेंट्स में ये भी होता है कि पेनल्टी के अमाउंट नहीं लिखे हुए होते, तो उसको ले भी कि डिस्प्यूट हो जाता है। आप बोलते हैं पेनल्टी लगेगी 5 लाख की, सामने वाला बोलता है नहीं मैं तो 1 लाख की पेनल्टी दूंगा क्योंकि 1 लाख का आपका नुकसान हुआ है। इसलिए पेनल्टी के पॉइंट को भी पहले क्लियरली डिफाइन कर दो, अमाउंट को पहले ही मेंशन कर दो। अब एंड में पार्टीज के नाम आ जाएंगे और दोनों पार्टीज के साइन हो जाएंगे। उसके नीचे विटनेस के भी साइन कराओ। देखो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो विटनेस के साइन होना मस्ट है, 2 विटनेस के, ध्यान रखना। उसके बाद ये जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयर के, पार्टनरशिप के, फ्रेंचाइजी के, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर व्हाइट पन्ने पे प्रिंट आउट ले लो, स्टैम्प पेपर के ऊपर लेना है। क्योंकि देखिए काफ़ी जगह आपने देखा होगा लोग व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंट आउट ले लेते हैं और कई लोग स्टैम्प पेपर के ऊपर लेते हैं। तो सही कौन सी चीज़ है? देखो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो ना तो आपको सरकार को एक फीस पे करनी पड़ती है। फीस क्यों पे करते हो? तो कोई भी डिस्प्यूट होगा आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे। जजेस की सैलरी कहाँ से आएगी? कोर्ट कैसे चलेंगे? वो इन्हीं फीसेस से तो चलता है स्टैम्प ड्यूटी की। तो वहाँ पे स्टैम्प एक्ट कहता है कि आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप किसी भी एग्रीमेंट को लीगली एग्जीक्यूट करना चाहते हो इंडिया के अंदर। तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कर रहे हो तो कई स्टेट्स के अंदर 500 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस एंड मतलब स्टैम्प पेपर आपको लेना होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए 2000 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लेना होता है। अब देखिए इंडिया में अलग अलग स्टेट है, हर स्टेट सेम फीस नहीं लेता है। राजस्थान में हो सकता है स्टैम्प फीस अलग हो, गुजरात में अलग हो सकती है, महाराष्ट्र में अलग हो सकती है, तमिलनाडु में अलग हो सकती है। हर स्टेट में आपको लोकली जाके पता करना पड़ेगा या लोकल लॉयर से बात करनी पड़ेगी कि वहाँ पे स्टैम्प रेट क्या चल रही है। वो स्टैम्प ड्यूटी आपको परचेज करनी है और उसी स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर एग्रीमेंट निकलेगा। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। सेक्शन 70 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 आप जाके रीड आउट कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। उसके बिना उस एग्रीमेंट की लीगल वैलिडिटी बहुत कम हो जाती है। देखिए आप कोर्ट के अंदर जाओगे ना फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को लेके, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। एक पॉइंट रेस करा जाएगा कि स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट क्यों नहीं है। इसलिए बेटर है कि हम सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, को फाउंडर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट हमेशा स्टैम्प पेपर के ऊपर ही निकलवाएं। प्लस पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो आपको निकलवाना ही पड़ता है क्योंकि देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर स्टैम्प पेपर पे नहीं होगा ना तो ना तो उसका पैन कार्ड बनेगा, ठीक है, ना ही उसका करंट अकाउंट खुलेगा, ना ही उसका आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और नीचे प्लीज़ मेरी टीम के मोटिवेशन के लिए कमेंट कर दो क्योंकि हम इन वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे आप लोगों तक डेली ऐसा क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।